नाइबरहुड ऑफ ए सेट किसे कहेंगे उसके बारे में हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं। अभी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि x का सामीप्य n कहलाता है यदि g n का एक ऐसा सबसेट हो कि g विवृत समुच्चय हो तथा x g का एलिमेंट हो। यानी हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कोई भी अवयव का सामीप्य एक समुच्चय कहलाता है यदि एक विवृत समुच्चय इस प्रकार से विद्यमान हो कि x उसमें हमारे पास अवेलेबल हो। अगर G एक विवृत समुच्चय है तो इसके प्रत्येक अवयव का एक गोलक उसमें विद्यमान होगा, परिभाषा की थी हमने। इसका अर्थ यह हो गया कि x का सामीप्य एस आर एक्स जो गोलक होगा विवृत गोलक वो सबसेट बनेगा G का, और G जो है वो सबसेट हो n का, तो उस स्थिति में n को x का सामीप्य कहते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि एस आर एक्स जो खुद होता है वह एक सामीप्य कहलाता है x का, यानी x को केंद्र मानकर जो भी विवृत गोलक परिभाषित किया जाते हैं वो सभी सामीप्य हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें यही लिखना पड़ेगा कि एक समुच्चय n जो है वो किसी भी अवयव का सामीप्य कहलाता है यदि उस अवयव को कंटेन करने वाला एक विवृत समुच्चय, कम से कम एक विवृत समुच्चय n का सबसेट बनता हो। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। देखो, हाउसडॉर्फ समष्टि का मतलब है कि एक हमारे पास XD मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस को हम हाउसडॉर्फ समष्टि कहते हैं यदि इसमें कोई दो भिन्न भिन्न अवयव का मतलब है कि x और y बराबर नहीं है, उनके लिए कम से कम एक प्रतिवेश nx और ny इस प्रकार से विद्यमान हो कि उनका इंटरसेक्शन फाई हो, कोई कॉमन एलिमेंट ना आए। ये कह सकते हैं इसमें कि कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस x, d, इस मैट्रिक्स स्पेस x, d या दूरिक समष्टि x, d को ही हाउसडॉर्फ समष्टि कहेंगे यदि इसमें कोई दो भिन्न अवयव लेके चलें और उन दो भिन्न अवयव के प्रतिवेश, ये nx और ny प्रतिवेश हैं। अब प्रतिवेश अनेक बन सकते हैं लेकिन कम से कम एक प्रतिवेश ऐसा विद्यमान हो x और y का जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी उनके जो कॉमन एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, फाई के इक्वल, तो उसे हम हाउसडॉर्फ समष्टि कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो हाउसडॉर्फ समष्टि नहीं होगी। कुछ इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको। अगर डायग्रामेटिकली देखें, एक x समुच्चय है, इस x समुच्चय में दो अवयव हैं। अब ये दो भिन्न भिन्न अवयव लेके चल रहे हैं हम, एक x अवयव है और एक y। अगर इसके हम प्रतिवेश बनाएं तो ये भी एक प्रतिवेश होगा, ये भी एक प्रतिवेश होगा, ये भी एक प्रतिवेश होगा। सारे इसके अंदर जो भी गोलक परिभाषित किए जा सकते हैं वो सभी प्रतिवेश कहलाएंगे। इसके भी अगर प्रतिवेश परिभाषित करें तो एक ये भी प्रतिवेश होगा, ये भी प्रतिवेश होगा। इस प्रकार से कई प्रतिवेश परिभाषित किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रतिवेश ऐसा हो जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये हाउसडॉर्फ समष्टि है। अगर कोई भी ऐसा प्रतिवेश ना हो जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं बन रहे हों, यानी सभी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रतिवेश नहीं है जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो उस स्थिति में उसे हम हाउसडॉर्फ समष्टि नहीं कहते। इस पर आधारित हमारे पास एक थ्योरम है। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं थ्योरम करवाता हूं इसकी। हाउसडॉर्फ समष्टि पर आधारित ये प्रमेय हम करने जा रहे हैं कि यदि x एवं y एक दूरिक समष्टि है जिसके दो अवयव x, y हैं और इस x, y असमान है, तो x के उपसमुच्चय nx और ny, जहां nx x का प्रतिवेश और y ny y का प्रतिवेश है, nx इंटरसेक्शन ny जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ करेंगे इसमें। हाउसडॉर्फ समष्टि है, हाउसडॉर्फ समष्टि के हम इसमें वेरीफाई करने जा रहे हैं। प्रूफ में सबसे पहले x y के बराबर नहीं है।
अगर x y के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी वो 0 से बड़ी होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। मान के चलते हैं कि इनके मध्य जो दूरी आ रही है वो r के बराबर है और यहाँ r0 एक कोई भी वास्तविक संख्या इस प्रकार से विद्यमान है कि 2r0 जो है वो r को व्यक्त करता है, यानी r0 से स्मॉलर, 2r0 जो है वो r से स्मॉलर है, ये हम लेट करके चल रहे हैं। r एक त्रिज्या है, dxy बराबर r मान के चल रहे हैं, इसका मतलब x और y के मध्य जो दूरी है उसको हम r से परिभाषित कर रहे हैं। r ग्रेटर देन है 0 से, धनात्मक संख्या है। एक नई त्रिज्या हम मान के चल रहे हैं r0, जिसका दुगुना करने पर वो r से स्मॉलर आ रहा है। अब वो कोई भी दूरी हो सकती है, हम मान के चल रहे हैं कि 2r0 एक ऐसी दूरी है जिसका दुगुना यानी r0 एक ऐसी दूरी है जिसका दुगुना हमारे पास r से स्मॉलर है। इसमें nx जो है, क्योंकि nx प्रतिवेश है, x का प्रतिवेश, x के प्रतिवेश का मतलब है कि x को केंद्र मानकर बनाया गया जो स्फीयर होगा वो उसके अंदर विद्यमान होगा। और मैंने अभी अभी एक प्रतिवेश की परिभाषा ये भी बताई थी कि हम किसी विवर्त गोलक को उसका प्रतिवेश कह सकते हैं जिसको केंद्र माना है। nx को अगर हम प्रतिवेश कह रहे हैं तो इसका मतलब x को केंद्र मानकर अगर गोलक परिभाषित करते हैं तो वो गोलक जो होगा वो nx के इक्वल माना जा सकता है, एक प्रतिवेश माना जा सकता है x का। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, माना SR0x जो है वो nx को, जबकि ny जो है वो SR0y को व्यक्त करता है। nx अगर SR0x को और ny SR0y को व्यक्त करता है, इसका मतलब ये हो गया कि x को केंद्र मानकर बनाया गया R0 त्रिज्या का जो स्फीयर है वो सामीप्य है x का, और y को केंद्र मानकर r0 त्रिज्या का कोई गोलक बनाया गया है, उसमें हमारे पास जो भी अवयव आएंगे वो समुच्चय जो है वो y का प्रतिवेश कहला रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं। हमें सिद्ध करना है nx इंटरसेक्शन ny जो है वो फाई के बराबर है। फाई का मतलब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा लेके चल लेते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं एक एलिमेंट कॉमन है इसमें, माना z जो है वो nx इंटरसेक्शन ny में बिलोंग करता है। अगर nx इंटरसेक्शन ny में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब z जो है वो nx में भी होगा और z जो है वो ny में भी होगा, तभी उनके इंटरसेक्शन में है। अगर nx SR0x से व्यक्त किया था, इसका मतलब XR0x में भी होगा और z जो है वो SR0y में भी विद्यमान होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x और z के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो ये दूरी स्मॉलर देन होगी हमारे पास r0 से। स्फीयर की परिभाषा थी ओपन स्फीयर की। कुछ इसी प्रकार से dz, y या y, z के बीच की जो दूरी होगी वो भी हमारे पास किससे स्मॉलर होगी? r0 से स्मॉलर होगी। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो dxz प्लस dzy जो है वो स्मॉलर देन हो जाएगा 2r0 से। लेकिन 2r0 को हमने किससे स्मॉलर मान के चल रहे थे, यानी ये भी स्मॉलर होगा किससे, अर्थात dxz प्लस dzy का जो मान है वो स्मॉलर देन है r से, और r की वैल्यू किसके इक्वल थी? dxy के इक्वल मान के चल रहे हैं। त्रिभुज असम्मिका तो कहती है हमारे पास कि dxy का जो मान है वो ग्रेटर देन होना चाहिए dxz प्लस dzy से, लेकिन हम सिद्ध कर रहे हैं कि dxz और dzy का जो मान है वो स्मॉलर देन है किससे? dxy से, जो विरोधाभास है, इसका कंट्राडिक्शन है, त्रिभुज असम्मिका के विरोधाभास को व्यक्त करता है। अगर त्रिभुज असम्मिका का विरोधाभास है तो जो हमने माना था वो गलत है, जो हमारे पास nx इंटरसेक्शन ny है वो फाई होगा। देखो इसमें थ्योरम नंबर 2.3 है, किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक ओपन जो स्फीयर है वो एक ओपन सेट होता है, ये प्रूफ करना है।
सबसे पहले हम ओपन स्फीयर किसे कहते हैं और उसके बाद में हम ओपन सेट किसे कहते हैं। ओपन स्फीयर की परिभाषा तो ये थी हमारे पास कि एस आर एक्स को ओपन स्फीयर कहते हैं यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए डी एक्स कोमा, यहां पे z मान के चलते हैं, z बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए डी एक्स कोमा जेड जो है वो r से स्मॉलर हो, तो इसे हम ओपन स्फीयर कहते हैं। अर्थात हमारे पास एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की x से दूरी r से छोटी रहती है, उस त्रिज्या से छोटी रहती है, उसे हम ओपन स्फीयर कहते हैं। और विवर्त समुच्चय या ओपन सेट किसे कहते हैं? यदि हम एक अवयव लेके चलें, मान लो a जो है वो विवर्त समुच्चय है, अगर ये विवर्त समुच्चय है और y इसका अवयव है, तो y को केंद्र मानकर बनाया गया विवर्त गोलक जो है वो a का सबसेट बनना चाहिए। अगर a का सबसेट बनता है तो हम इसे ओपन सेट कहेंगे, अन्यथा ये ओपन सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक मान के चलते हैं कि SRX जो है वो विवर्त गोलक है, इसका कोई एक अवयव लेंगे y, हम ये सिद्ध करेंगे कि y को केंद्र मानकर बनाया गया जो नया स्फीयर है वो SRX का सबसेट है। हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये अगर ओपन स्फीयर है तो इस ओपन स्फीयर का एक एलिमेंट, मान लो SRX के अंदर y अवयव विद्यमान है, इस y को केंद्र मानकर बनाया गया नया गोलक r डैश से व्यक्त कर रहे हैं, त्रिज्या कुछ अलग होगी उससे, r के इक्वल नहीं मान के चलेंगे उस केस में, तो r डैश एस y का जो मान है वो हमारे पास सबसेट बने SRX का, तो SRX एक विवर्त समुच्चय है, अन्यथा SRX एक विवर्त समुच्चय नहीं है। अब एक और डेफिनेशन, किन्हीं दो सेट को सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं? एक सेट और दो सेट हैं, दो सेट को हमें सबसेट प्रूफ करना है। सबसेट कैसे प्रूफ किया जाएगा? इसका एलिमेंट लेके चलेंगे हम, और अगर ये एलिमेंट जो है वो इस SRX का भी अवयव बन जाए तो सबसेट है, अन्यथा ये सबसेट नहीं है। अब R और R डैश को परिभाषित करना पड़ेगा हमें। R डैश को हम परिभाषित करेंगे R की टर्म्स में, और वो कैसे परिभाषित करते हैं वो हम सबसे पहले थ्योरम में स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माना SRX विवर्त समुच्चय है, विवर्त गोलक है, अर्थात x को केंद्र मानकर, और वो सारी डेफिनेशन जो है वो इसमें विद्यमान होगी। x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का अगर कोई गोलक परिभाषित किया जाएगा तो सभी अवयव की x से जो दूरी आएगी वो हमेशा r से स्मॉलर बनेगी। ये कंडीशन लेके चलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि अगर y SRX जो है वो विवर्त समुच्चय है, ये सिद्ध करना है हमें। विवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए एक और अवयव लेके चलते हैं, माना y जो है वो SRX का अवयव है। अगर y SRX का अवयव है तो x और y के मध्य जो दूरी होगी वो r से छोटी होगी। अगर ये r से छोटी है तो मान लेते हैं कि dx, y को r में से घटाने पर, यानी r माइनस dxy का जो मान होगा वो 0 से बड़ा आएगा, और ये जो 0 से बड़ा मान आ रहा है उसी को हम परिभाषित कर देते हैं r डैश से या r0 से। आपकी मर्जी है वो नोटेशन देना है हमें r डैश से या r1 से या r0 से, किसी से भी नोटेट कर सकते हो। r1 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा लिखने में बार बार। r1 से यानी r माइनस dxy, इन दोनों के मध्य जो हमारे पास अंतर है वो r1 के बराबर है, और ये r1 जो है वो 0 से बड़ा है। अगर ये R1 से परिभाषित कर रहे हैं, इसको विवर्त समुच्चय सिद्ध करना है, तो इस y पर बनाया गया विवर्त गोलक इस R1 त्रिज्या के लिए परिभाषित करेंगे।
हमें प्रूफ करना होगा कि सबसेट है एस आर एक्स का, ये सिद्ध करना है हमें। इसमें कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो। रिपीट कर देता हूं, एक हमने विवर्त गोलक परिभाषित किया है। इस विवर्त गोलक में एस आर एक्स को विवर्त समुच्चय सिद्ध करना था। विवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए एक अवयव लेके चलते हैं। इस अवयव को केंद्र मानकर एक नया गोलक परिभाषित करेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि ये गोलक इसी विवर्त गोलक में विद्यमान है। अगर इसी में विद्यमान होगा तो विवर्त समुच्चय बन जाएगा, अन्यथा विवर्त समुच्चय नहीं होगा। इस R1 को या इसकी त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए हम मान के चलते हैं कि dxy का मान r से स्मॉलर है, तो r माइनस dxy का मान 0 से ग्रेटर होगा, जो कि एक धनात्मक मान है। और इस धनात्मक मान को हम मान के चल लेते हैं R1 के बराबर है, और यही त्रिज्या का हम एक गोलक y पर परिभाषित कर रहे हैं, जिसको सबसेट प्रूफ करना है SRX का। अगर ये सबसेट हो जाएगा तो SRX विवर्त समुच्चय बन जाएगा, हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। किन्हीं दो सेट को सबसेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट Z बिलोंग्स टू SR1Y लेके चलेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि ये SRX का भी अवयव है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर Z SR1Y का एलिमेंट है तो इसका मतलब Z और Y के मध्य जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा स्मॉलर देन रहेगी, किससे? R1 से। R1 जो थी dz, y स्मॉलर देन R1 की वैल्यू हमने r माइनस dx, y से परिभाषित किया था। ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, dx, y प्लस dz, y स्मॉलर देन है r से। r एक दूरिक समष्टि है, इसलिए सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। dy, z स्मॉलर देन होगा r से। त्रिभुज असमिका के नियम के अनुसार dxy और dyz का जो योग होता है वो हमेशा स्मॉलर देन होता है, ग्रेटर देन होता है, किससे? dx, इसका मतलब dx, z जो होगा वो भी स्मॉलर देन होगा, किससे? r से स्मॉलर होगा, क्योंकि यहाँ पे xy और yz के बीच में संबंध निकाल रहे थे त्रिभुज असमिका से। dxz इससे स्मॉलर होगा, इसका मतलब dxz का मान r से स्मॉलर होगा। अगर dxz का मान r से स्मॉलर है तो z जो है वो SRX में विद्यमान होगा। z हमने एलिमेंट लिया था SR1Y का, हम सिद्ध कर रहे हैं कि z जो है वो SRX से बिलोंग करता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि SR1 ऑफ Y सबसेट है SR ऑफ X का। SRX एक विवर्त समुच्चय है। विवृत समुच्चय होता है, उपसमुच्चय ए जो है वो विवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि ए इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश है। ए इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश, प्रतिवेश की जो परिभाषा की थी हमने अभी अभी, देखो प्रतिवेश की परिभाषा कुछ इस प्रकार से थी कि अगर x जो है वो a का एलिमेंट है, a का प्रतिवेश, x का प्रतिवेश a कहलाता है यदि इसमें एक विवर्त समुच्चय इस प्रकार से परिभाषित हो कि वो a का सबसेट बने। डेफिनेशन जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि x का प्रतिवेश a कहलाता है यदि एक विवर्त समुच्चय G इस प्रकार से विद्यमान हो कि x बिलोंग्स टू G के लिए G इज द सबसेट ऑफ A। तो पहली डेफिनेशन तो हमारे पास डायरेक्ट हमें एक लाइन लिखनी है, यदि और केवल यदि है, इसका मतलब दोनों पार्ट प्रूफ करने पड़ेंगे। पहले हम मान के चलेंगे कि माना A विवर्त समुच्चय है। अगर विवर्त समुच्चय है तो x अगर A का एलिमेंट लेके चलेंगे, A सबसेट होगा A का, प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसेट होता है। और अगर A का सबसेट है, एक विवर्त समुच्चय दिया हुआ है जिसमें x कंटेन करता है, तो इसका मतलब x का प्रतिवेश A है, अर्थात A अपने प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश है। यानी अगर A विवर्त है तो A अपने प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होगा। कुछ इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विवर्त समुच्चय की परिभाषा थी हमारे पास कि अगर इसका प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु हो,
आंतरिक बिंदु का मतलब प्रत्येक बिंदु पर विवर्त गोलक परिभाषित करें तो वो उसका सबसेट बने। विवर्त गोलक को हम उसका प्रतिवेश कहते हैं। इसका मतलब ए में जितने भी अवयव हैं उनके प्रतिवेश गोलक के रूप में परिभाषित है और उन गोलक का जो यूनियन है वो ए को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ए उसका प्रतिवेश होगा। हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए को विवर्त समुच्चय लेके चलते हैं तो ये प्रतिवेश बन जाएगा, हमें प्रूफ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। विलोम करेंगे इसका। विलोम में मान के चलते हैं कि एक एक्स का प्रतिवेश ए में ए है। हम ए को एक्स का प्रतिवेश यानी ए का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव लेके चलें उसका प्रतिवेश खुद ए विद्यमान है, हम यही मान के चलते हैं। अभी हमें ये जो प्रूफ करना है उसका उल्टा ए को विवर्त समुच्चय सिद्ध करना है। ए को विवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए अगर x का प्रतिवेश a मान के चलते हैं तो g एक विवर्त समुच्चय इस प्रकार से जरूर विद्यमान होगा कि x जो है वो g का एलिमेंट होगा और g जो है वो a का सबसेट बनेगा। और g अगर विवर्त समुच्चय है तो x को केंद्र मानकर बनाया गया विवर्त गोलक g का सबसेट बनेगा और g जो है वो सबसेट है किसका? a का। इसका अर्थ ये हो गया कि SR x जो है वो a का भी सबसेट बनेगा। x कोई भी अवयव लेके चल रहे थे हम, कई अवयव इसमें विद्यमान हो सकते हैं, x कोई भी एक अवयव को परिभाषित कर रहे हैं तो इसका मतलब SR x जो है वो सबसेट है a का हमारे पास। और अगर SR x a का सबसेट है, किसी भी अवयव का विवर्त गोलक अगर a में विद्यमान हो तो a जो है वो विवर्त समुच्चय होता है, a विवर्त है। ये हमारे पास इसमें 2.4 थ्योरम थे।